Hello children, last time we had discussed the last lesson chapter, and here the second slide on the rest of the part of that chapter, the last lesson, which is written by the Alphonse Daudet. So as we know how the chapter was started and what was happened in the lesson, how French had a great fear while he was going to school because his teacher has given him homework on the participle, and when he reached near the bulletin board he noticed that there was a crowd outside the board, and he did not ask to anyone what is going and what was the matter behind that, why there was a crowd there. Then after some time, when he reached at the school, he noticed that the school was looking just like a Sunday morning. There was no hustle bustle that day, and he did not listen any kind of sound as usually he noticed when he used to come to school. So क्या होता है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में कि किस तरीके से जो फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था स्कूल को जाने के लिए. उसके टीचर ने उसको पार्टिसिपल्स पे होमवर्क दिया था एंड उसको बहुत डर लगा था कि उसके टीचर उसे आज बहुत पीटेंगे. लेकिन जब वो जाता है तो उसको बुलेटिन बोर्ड के सामने कुछ क्राउड दिखाई देता है, लेकिन वो किसी से पूछता नहीं है कि क्या मैटर है, क्योंकि उसे उस स्कूल के लिए बहुत देर हो रही थी. तभी एक ब्लैक स्मिथ उसको एड्रेस करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है, आराम से जाओ. जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि स्कूल बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था और सारे गांव के लोग और जो स्पेशल पर्सन थे उनके विलेज के वो सब पीछे बैठे हुए थे क्लासरूम में. तो तभी अचानक से उनके जो टीचर हैं वो उन्हें बताते हैं महमल कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि हमारे स्टेट में कल से जर्मन ही पढ़ाई जाएगी और नए टीचर यहाँ पर आएंगे. सो लेट स्टार्ट द नेक्स्ट. Poor man, it was in honor of this last that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. तो उसे बड़ी दया आती है अपने टीचर को देख के. वो बोलता है बेचारा आदमी. अब मुझे समझ में आया कि आज मेरे सर ने संडे क्लोथ्स क्यों पहने हुए हैं. Now I understood why the old man of the village was sitting there on the back of the room. अब उसे ये भी पता चला कि जो गांव के लोग हैं आज वो क्यों इकट्ठा हुए हैं हमारे क्लासरूम में. It was because they were sorry too that they had gone to school more. क्योंकि बेसिकली ये था शायद वो उनको एक तरीके से सॉरी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि एम हैवल की जो भी अभी तक 40 साल उन्होंने जो स्पेंड किए हैं वहाँ पर वो बहुत अच्छे से बीते थे. अब शायद कल से एम हैवल स्कूल में पढ़ाने नहीं आएंगे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ अ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट ही वॉज देयर नो मोर. तो एक तरीके से वो क्या करना चाह रहे थे, अपने जो टीचर हैं इनके स्कूल के उनको थैंक्स बोलना चाह रहे थे जो भी सर्विस उन्होंने उनको दी है लगभग 40 सालों से. और एक तरीके से वो अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट भी कर रहे थे, उस लैंग्वेज की, उस कंट्री की जो शायद अब उनकी रही ना हो, क्योंकि उस पर किसका पोजीशन हो गया है, जर्मन का. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. तो क्या था, मैं जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा नेम किसी ने पुकारा. अब मेरा टर्न था क्या करने का, रिसाइट करने का, क्योंकि सबसे क्लासरूम में रिसाइटिंग करवाई जा रही थी. तो नाउ इट वॉज माई टर्न. और मैंने बिना किसी मिस्टेक के क्या किया, उस लाइन को बिना डरे हुए पढ़ लिया, बहुत लाउडली और बहुत क्लियरली. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. बट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल through very loud and clear. Okay, we have done this line. I heard M. Hamill say to me,
I won't scold you little French, you must feel bad enough. तो मैंने सुना कि मेरे टीचर मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हें नहीं डांटना चाहता हूँ फ्रेंच, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा फील कर लिया बैड पहले से ही. सी हाउ इट इज़. वो कहता है कि देखो क्या है ये. एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, वाह, I have a plenty of time, I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. तो उसके टीचर उसे समझाते हैं कि तुमने एक चीज़ नोटिस करी है कि हम हर रोज़ यही कहते हैं कि अभी हमारे पास क्या है, बहुत समय है. हम बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है. आई विल लर्न इट टुमारो. हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, आज नहीं पढ़ेंगे तो कल पढ़ लेंगे. This thing is also apply on you also. We always postpone the thing for tomorrow. But tomorrow is not granted for your study. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके वो उसे समझा रहे हैं. कहते हैं कि हम कल पढ़ेंगे और कल हमारा कभी आता ही नहीं है. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं. क्योंकि क्या था, इफ यू विल टॉक अबाउट द फ्रेंच ऑलवेज हैव अ ग्रेट फियर ऑफ हिज लैंग्वेज. फ्रेंच की अगर बात करें तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था अपनी लैंग्वेज से. वो बिल्कुल उसे सीखना ही नहीं चाहता था. और वही चीज़ हुई लास्ट में. उसने उसे क्या किया, पोस्टपोन कर दिया हमेशा के लिए. आज नहीं कल, आज नहीं कल. तो कल कल करके एक दिन ऐसा आया कि उनकी जो लैंग्वेज थी उनसे छीन ली गई. दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सास. शी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. तो उसके टीचर उसको समझाते हुए कहते हैं कि ये देखो, यही तो सबसे बड़ी परेशानी हुई जो एल्सास जो उनका डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ. उसने क्या किया, सारी चीज़ों को कब के लिए रख दिया, कल के लिए. शायद वो कल कभी आए ना. नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट, यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. अब क्या है, उसके टीचर से बताते हैं कि देखो कितनी शर्म की बात है हम लोगों के लिए. अगर लोग हमें देखेंगे वो हमसे कहेंगे तुम तो बड़ा दिखावा करते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, बट नीदर यू स्पीक नॉर यू राइट योर ओन लैंग्वेज. लेकिन तुम्हें अपनी जो लैंग्वेज है ना वो तुम्हें लिखनी आती है ना वो तुम्हें बोलनी आती है. बट यू आर नॉट द रॉस पुअर लिटिल फ्रेंच. वो कहता है कि लेकिन तुम ही इतने बेकार नहीं हो. We have all a great deal to reproach ourselves with. हम सबको क्या करना है, इस समस्या से डील करना है. केवल तुम ही व्यक्ति ऐसे नहीं हो जिसे इस समस्या से डील करना है, क्योंकि हम सबको ये चीज़ें फेस करनी है. क्योंकि आवर लैंग्वेज इज़ नॉट एनी मोर आवर लैंग्वेज. अब हमारी लैंग्वेज हमारे नहीं रह गई है. अब हमारा पोजीशन से ख़त्म हो गया. हम हमेशा सोचते थे कि हम कल इस काम को कर लेंगे, लेकिन वो कल हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. योर पेरेंट्स वर नॉट एन एक्सक्यूज इनफ टू हैव यू लर्न. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? And when I wanted go to fishing, did I not just give you a holiday? तो यहाँ पर जो टीचर है वो भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा है और फ्रेंच को एडवाइस करते हुए बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहते थे. वो ज़्यादा नेक्स्ट नहीं थे तुम्हारे, ज़्यादा चिंतित नहीं थे. वो खुश थे जितना ही तुम सीख लो उतने में ही उनको खुशी होती थी. उन्होंने तुम्हें पढ़ने के बजाय फार्म वर्क करना ज़्यादा बेटर समझा था. और वो ऐसा नहीं कहते थे कि तुम फार्म वर्क करो और पढ़ाई मत करो, जिससे कि क्या हो, थोड़ा बहुत पैसा कमा सको. और कहीं ना कहीं इस बात के लिए मुझे भी ब्लेम किया जाता है, क्योंकि मैंने अक्सर तुम्हें क्या किया था, मैं तुम्हें बोला करता था कि जाओ मेरे फूलों को पानी दो, इसके बजाय कि तुम्हें क्या करा जाए, पढ़ाया जाए तुम्हारे लेसन्स को. और जब भी मैं फिशिंग के लिए जाता था तो मैं तुम्हें क्या कर दिया करता था, छुट्टियां कर दिया करता था. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, saying that it was the most beautiful language in the world.
the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to the prison. So here the teacher is addressing to the student French, और वो उसे बताते हैं कि क्या है, एक के बाद एक बात कहते जाते हैं और उसके बाद वो फ्रेंच में बोलना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही लॉजिकल है। इतनी लॉजिकल है कि हमें इसको क्या करना चाहिए, इसकी केयर करनी चाहिए, इसको गार्ड करना चाहिए। हमें अपनी लैंग्वेज की रक्षा करनी चाहिए, इसे नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास हमारी लैंग्वेज है तो इट मीन्स वो क्या है, वो इस तरीके से है कि जैसे कोई भी व्यक्ति को क्या कर दिया गया हो, जेल में डाल दिया गया हो, वो गुलाम हो किसी चीज़ का, और अगर वो अपनी लैंग्वेज की नॉलेज रखता है तो सोचो कि उसके पास क्या है, उस प्रिजन की, उस जिस जेल में वो रहता है उसकी क्या है, की है। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seems to so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. तो क्या था, जब उनके टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे, उन्होंने ग्रामर बुक ओपन करी और पढ़ना स्टार्ट किया, तो जो फ्रेंच है वो बोलता है कि मैं बहुत अमेज्ड हुआ उस चीज़ से, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं कितनी अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ रहा था, और मुझे सारी चीज़ें ऐसे प्रतीत हो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा इजी हो गई हैं वो बहुत मेरे लिए, और शायद इतनी अटेंटिवली मैंने कभी सुना ही ना हो पहले। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और ये भी हो सकता है कि शायद हमारे टीचर ने इतने पेशेंस से, इतनी शांति से हमें कभी एक्सप्लेन ही ना किया हो। It seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि जो हमारे टीचर हैं वो आप जाने वाले हैं, ऐसा लग रहा था कि जाने से पहले वो सारी की सारी नॉलेज, सारी की सारी चीज़ें एक ही साथ में हमारे दिमाग में क्या कर देना चाहते हैं, भर देना चाहते हैं। Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर उन्होंने क्या किया, ग्रामर की बुक को ओपन किया और हमारे लेसन को पढ़ा। I was amazed to see how well I understood it. अब मुझे इस चीज़ पे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कितने अच्छी तरीके से मैं उस लेसन को समझ गया। All he said seems to very easy to me. I think we have done this line. Okay. They look like a little flags floating everywhere in the schoolroom. और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, कि क्लास में क्या हो रहे हैं, फ्लैग्स लहरा रहे हैं। हंग्स फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ द डेस्क की ऊंचाई पर, ऐसा लग रहा था मुझे कि झंडे से लहरा रहे हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेड टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। आप देख सकते थे कि किस तरीके से वहाँ पर शांति सी छाई हुई थी और किस तरीके से हर कोई व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। केवल पेन के, जब पेन को चलाया जाता है कॉपी के ऊपर, एक स्क्रैचिंग साउंड आती है, केवल वही साउंड वहाँ पर सुनाई दे रही थी और कोई भी साउंड वहाँ पर नहीं सुनाई दे रही थी। वंस सम बैटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू डैम। और एक बार क्या होता है, वहाँ पर जो मधुमक्खियाँ हैं वो आती हैं, वो भिनभिनाती हैं, लेकिन कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, छोटे से छोटे ने भी उस ओर को ध्यान नहीं दिया होगा। हु वर्क्स राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो क्या कर रहे थे, बिल्कुल इस तरीके से वर्क कर रहे थे जैसे कि फिश जब कैच करने जाते हैं फिशरमैन, तो अपने फिश हुक में देखते हैं, बहुत ध्यान से ट्रेस करते हैं कि कोई मछली आई या नहीं आई। ठीक उसी प्रकार से अटेंटिव होकर वो लोग वर्क कर रहे थे, एज इफ दैट वॉज अ फ्रेंच टू, क्योंकि वो कौन सी लैंग्वेज थी, उनकी फ्रेंच लैंग्वेज थी, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू दैम बिकॉज फ्रॉम टुमारो दे विल नॉट एबल टू रीड दिस लैंग्वेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड।
On the roof the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. तो क्या था, ऊपर मैंने कुछ रूफ पे पिजन्स को देखा, कबूतर को देखा, तो वो बहुत गुटुर गुटुर की आवाज़ निकाल रहे थे, धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। तो मैं अपने आप में सोच रहा था कि कल से तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारी जो कंट्री है, उसमें जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या ये पिजन्स को भी जर्मन में बोलना सिखाएंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. तो जब जब मैं ऊपर को देखता था तो मुझे एम हेमल का चेहरा दिखाई देता था, जो बिल्कुल मोशनलेस था, और वो अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और घूरते हुए एक से दूसरी चीज़ को देख रहे थे, फिर दूसरी से तीसरी चीज़ को। अपना माइंड ऐसा लग रहा था कि जगह जगह फिक्स कर रहे हैं, और स्कूल रूम में जो भी चीज़ें हैं उनको वो क्या कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। फैंसी, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस with his garden outside the window and his class in front of him just like that. तो बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने अपने 40 years यहाँ पे बिताए थे, और उनका जो गार्डन है वो भी क्लासरूम के बाहर ही है, यानी कि उनका घर भी वहीं पे था और क्लासरूम भी वहीं पे था। Only the desks and benches had been worn smooth, the walnut tree in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the window of the roof. तो केवल जो डेस्क्स हैं, रूम की बेंचेस हैं, वो थोड़ा ख़राब सी हो गई हैं। वेलनट ट्री है गार्डन में, वो थोड़ा बड़ा हो गया है, और होप वाइन जो ग्रेप्स की बेल है वो थोड़ा लंबी हो गई है और छत तक पहुंच गई हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो कहता है कि कितना दुख हो रहा है उसको अपने टीचर्स पे कि वो जा रहे हैं कल, और जो उनकी सिस्टर है वो नीचे रूम में पैकिंग वगैरह कर रही है, ट्रंक्स, जो बड़े बड़े ट्रंक्स होते हैं उनमें सामान रख रही है, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको क्या करनी है, वो कंट्री छोड़नी है। But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन उनके पास करेज था, हिम्मत थी उस लेसन को पूरा कंप्लीट करने की, सुनने की लास्ट तक। After the writing, we had a lesson in a history, and then the babies chanting their ba, bi, bi, bo, bu. तो क्या था उसके बाद? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था वो हिस्ट्री का था, और जो बच्चे थे वो साउंड्स क्रिएट कर रहे थे, बा, बी, बी, बोगी। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन. तो आप देख सकते हैं कि जो सर थे हमारे, जो टीचर थे, वो भी कितने इमोशनल हो रहे थे, कितनी उनकी आवाज़ जो थी वो काँप रही थी, ऐसा लग रहा था वो रो रहे हैं. और इट वॉज सो फनी, ये बड़ा फनी था उनको देखते हुए कि वो क्या करना चाह रहे थे, हंसना चाह रहे थे, रोना चाह रहे थे, मतलब एक साथ दोनों एक्टिविटी कर रहे थे. ही डू नॉट वॉन्ट टू शो एनी काइंड ऑफ इमोशंस, समटाइम ही लाफ, समटाइम ही वॉज क्राइंग. अब वो कहता है कि ये जो लास्ट लेसन है वो मुझे क्या रहेगा, हमेशा याद रहेगा. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12, देन द एंजेलस. तो क्या था, एंजेलस की बुक हमने स्टार्ट करी जब चर्च की क्लॉक में कितने बज गए थे, 12 बज गए थे. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रूसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल. तो ड्रिल से कुछ प्रैक्टिस करके वापस आ रहे थे प्रूशियंस के, जो क्या थे, कुछ सोल्जर्स थे, वो ड्रिल करके वापस आ रहे थे, प्रैक्टिस करके किसी चीज़ की, म्यूज़िक वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रम्पेट्स दिया है. ट्रम्पेट्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूज़िकल, तो उसको
बजाते हुए वो लोग वापस आ रहे थे, शायद जो उनकी ड्रिल प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो चुकी थी. So these all things French has been noted in his classroom while his teacher was teaching to all. So when the Prussians returning from drill, it sounded under our windows. तो जो ट्रम्पेट बज रहा था वो उनकी विंडो के नीचे बज रहा था जिस रूम में वो बैठे हुए थे. एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. तो अचानक से जो एम हेमल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं. उनका चेहरा बड़ा पीला सा लग रहा था, चेयर के सामने खड़े थे. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. हियर फ्रेंच इज सेइंग कि मैंने इससे पहले उनको इतना टॉल कभी नहीं देखा. माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम. और लास्ट में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो था मेरे दोस्तों, और उसके बाद वो कुछ वर्ड्स बोल नहीं पा रहे थे. उनका गला जो था पूरा भर गया था क्योंकि उन्हें बहुत दुख हो रहा था. उस दिन उनका क्या था, लास्ट डे था. ही कुड नॉट गो ऑन. वो बोलना तो चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका गला पूरा भर आया था. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of a chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Viva la France. तो क्या था, उन्होंने चौक का पीस उठाया और उसको पकड़कर बोर्ड में बड़े से लेटर्स में लिखा, एज वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर. क्या लिखा उन्होंने, वीवी ला फ्रांस. इसका मीन्स होता है कि फ्रांस जीवित रहो, क्योंकि वो चाहते थे कि जो उनकी लैंग्वेज है वो हमेशा के लिए क्या रहे, जीवित रहे. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस with his hand, school is dismissed, you may go. So last उन्होंने क्या किया, लास्ट में जब क्लास स्टॉप हो गई थी वो एकदम से वॉल के सामने सीधे खड़े हो गए बिना कुछ कहे, और उन्होंने एक जेस्चर किया, हमको इशारा किया अपने हाथों से और कहा कि अब स्कूल क्या हो चुका है, डिसमिस हो चुका है और आप लोग अपने घर को जा सकते हैं. सो दैट वॉज द होल समरी ऑफ द चैप्टर एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट. In the next slide, we have written some vocabularies. Note down this all in your copies. Thank you.